हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। सबसे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि क्लासेस को थोड़ा सा डिले हो गया था। 2-3 दिन बीच में लगातार क्लासेस नहीं आ पाई थी। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये क्लासेस अब कंटिन्यूअस आपको यूपी पीसीएस प्री 2023 से पहले पहले लगातार मिलेंगी, जिससे आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी व्यस्तता थी लाइफ में, बिजी थे, इसीलिए जो है कि क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो अब आपको क्लासेस रेगुलर टाइम टू टाइम आपको दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट्स की रेगुलर मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। हम इंडियन पॉलिटी घटना चक्र हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज भी किए थे पिछली क्लासेस में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, अर्थात समानता का अधिकार या समता का अधिकार। आर्टिकल 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17। और ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है। सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार या समता का अधिकार दिया गया है। देख लेते हैं। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए, समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 में सबसे पहले दिया गया है। और आप देखेंगे कि 14 में दिया गया है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 13, 14, 15, 16 है। तो बी वाला ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल में 14 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो देखिए, कौन विधायन सत्ता का मतलब हो गया कि संसद कोई भी कानून बनाती है तो उस पर पूर्ण नियंत्रण लगता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। देखते हैं इसको। ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। जैसे संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। आगे यह प्रश्न भी मिलेगा कि मूल अधिकार कौन से ऐसे हैं जो विदेशियों पर लागू होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो आपके भारतीय लोगों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता से संबंधित तो आर्टिकल 14 है, क्योंकि 14 में ही कहा गया कि विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 15, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण भी प्रावधानित किया गया है। तो यह भी आर्टिकल 14 में कहा गया है। किस में कहा गया है? 14 में। और आर्टिकल 12 में क्या कहा गया दोस्तों? राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन से जो है कि संस्थाएं, निगम या सरकार जो राज्य के अंतर्गत आएंगी और उनके द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे मूल अधिकार आपका हनन होता है या मूल अधिकार में प्रॉब्लम आती है, बाधा आती है, तो उसे जो है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीरो या उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है उन कानूनों को। अगला प्रश्न है आपका, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। ऐसा जो अनियंत्रित या अनिर्देशित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन माना जाएगा। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति नागरिक समान हैं, बराबर हैं। और अगर कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी अपने आप को अनियंत्रित समझता है, यानी कि वो किसी भी विधि से बंधा हुआ नहीं है, तो यह आर्टिकल 14 का जो है कि उल्लंघन माना जाएगा। और ये आईएएस प्री 2021 का बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा हुआ ये प्रश्न है, जो अच्छे लोगों को नहीं समझ में आ पाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसको व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। यूपीएससी का प्रश्न है, आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह विधि के शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक जैसा न्यायतंत्र होना चाहिए। अतः कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के शासन का उल्लंघन करता है। आपको इसी के साथ एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जल्दी ही मैं 2 से 3 दिन में जो है कि लाइव आऊँगा यूट्यूब पर, और आप लोग जो है कि चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे लाइव आने की जो अपडेट्स रहेगी वो आपको पहले मिल जाए। मैं उस लाइव क्लासेस में या लाइव सेशन में आपसे अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करूंगा कि कैसे मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को निकाला था, और आपको भी वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिस तरीके से हम ईजिली तरीके से कुछ लिमिटेड बुकों को पढ़ के आप अपने यूपी पीसीएस प्री को क्रैक करेंगे। तो आप लोग
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन में मैं ये लाइव सेशन जरूर लेकर आऊँगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक जैसा न्यायतंत्र। अभी हमने यही पढ़ा है यूपीएससी के एक्सप्लेनेशन में, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया और ये बीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये डी ऑप्शन में आएगा। समता के अधिकार में जो आता है वो कितना आता है? 14 से लेके 18 तक आता है, तो ये 15 इसमें आ जाएगा। जबकि धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो 25 से 28 के बीच में आता है। शोषण के विरुद्ध की बात करेंगे तो इसमें 23 और 24 आ जाता है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार की बात करेंगे तो इसमें 29 और 30 आते हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो जब आरक्षण की बात हो रही है तो आरक्षण की देखिए बात जो की जाती है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, तो आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत हम इस चीज़ को पढ़ते हैं 15 के 5 में। अगला प्रश्न है 21, संविधान के किस अनुच्छेदों में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए? जब अगर पर्टिकुलर ओबीसी की बात की जाएगी तो देखिए इसमें आएगा आर्टिकल 15(4) और 16(4). ये ध्यान दीजिएगा 15(4) और 16(4) में यह आते हैं दोनों केवल और केवल ओबीसी के लिए। जब एससी एसटी भी शामिल होंगे तो हम 50 का 5 पढ़ेंगे, मतलब 15 का 5। आइए यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103 अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 द्वारा जोड़े गए उपखंड थे 15 का 6 और 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अर्थात ये हो गया आपका जो है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS जो कोटा आया था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता और प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो देखिए लोक नियोजन की बात कर रहा है तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16(1) और 16(2). अब ध्यान दीजिएगा लोक नियोजन की अगर हम बात करेंगे और फिर यहाँ पे दे रहा है आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 16(3), 4, 5, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, जिसमें आपको ऑप्शन में क्या दिया 16(1) और 2, यानी इसी में जो है कि ये पार्ट दिया गया है कि लोक नियोजन में हर व्यक्ति को नागरिकों को जो है कि अवसर की समानता प्राप्त होगी। सभी लोग जो है कि जो आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जो फॉर्म भरते हैं उसमें हर कैटेगरी के लोगों के लिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी के लिए जो कैटेगरी ओपन की गई हैं वो इसी आर्टिकल का प्रयोग करके वो वैकेंसी सभी के लिए ओपन की जाती हैं, यानी कि सभी कॉम्पिटिशन इसी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अगर हम समानता की बात करें, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 है, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समानता भी है, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है हमारे अधिकार में, मूल अधिकार में, बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 24 है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल, अब असमान यहाँ पे जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग या जो है कि वृद्ध लोग हैं, उनके लिए कुछ असमान नियम बना सकते हैं जो आम आदमी पर लागू नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो महिलाएं हैं जो कहीं वर्किंग होती हैं, कोई जॉब में होती हैं, तो उनके लिए प्रसूति अवकाश मिलता है। कहने का मतलब है कि वो बच्चे पैदा करती हैं और बच्चे पैदा करने के बाद उनको 6 से 8 महीने तक का एक अवकाश चाहिए होता है अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए। लेकिन पति या पुरुष इस आधार पर वो छुट्टी नहीं ले सकता कि भाई हमें भी पालन पोषण करना है, क्योंकि ये कोई समानता के खिलाफ नहीं है, भाई उसकी वो आवश्यकता है। वृद्ध व्यक्ति के लिए सीट की रिजर्वेशन होती है कि अगर आप मेट्रो में या बस में या रेलवे में कहीं पे अगर आप सीट पे बैठे हैं तो ये कहा जाता है कि आप लोग मेट्रो में या रेलवे टिकट्स में या रेलवे में या बस में आप बुजुर्गों को सीट दे दीजिए, प्रेग्नेंट महिला को सीट दीजिए, छोटे बच्चों को बैठा दीजिए, तो यहाँ पे कोई समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही किया गया कि असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाए, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है। सभी पुरुष अगर यंग है या सभी महिलाएं यंग हैं और अगर उन्होंने 21 साल का एज पूरा कर लिया है और ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो वो सभी के सभी यूपीएससी के लिए जो है कि फॉर्म भर सकते हैं, आईएएस पीसीएस के लिए, उनको कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए जो है कि 18 साल में भर देंगे और पुरुष जो है कि 25 साल में भरेंगे, ऐसा तो नहीं है। अटैम्प्ट में भी ऐसा नहीं है कि आप 6 अटैम्प्ट देंगे और वो 5 अटैम्प्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो समान है, क्योंकि दोनों ही यंग एज हैं, दोनों ही 21 साल पार कर चुके हैं और दोनों ही ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके हैं, इसलिए दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी और डी वाला सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का स्पष्टीकरण दे रहा है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट को आप अगर एक साथ पढ़ेंगे तो लगेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन। और यह मुख्य रूप से आर्टिकल 39, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 39 बी में जो है कि उल्लिखित किया गया है, किसमें? डीपीएसपी में, जो हमारे मौलिक जो नीति निषेध तत्व होते हैं उसमें जो है कि डीपीएसपी में सम्मिलित किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो देखिए आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों ही यहाँ पे होंगे, या आर्टिकल 14, 16, तो केवल और केवल 14, 16 को यहाँ पे समाहित किया गया है। और यह प्रश्न देखिए 3 बार पूछा गया है। लेटेस्ट अभी यूपी पीसीएस प्री 2021 में भी प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? तो अस्पृश्यता किस में आती है? आर्टिकल 17 में आती है। यहाँ पर अस्पृश्यता का मतलब होता है कि जो हमारे समाज में पहले वंचित लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति, जिनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, गलत व्यवहार था, आज अगर आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपके लिए अस्पृश्यता का दंड लगेगा और उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आप कोई भी ऐसा आचरण न करें जो उसकी गरिमा, उसके सम्मान को ठेस पहुँचे। देखिए आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इसमें कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में अगर आचरण निषिद्ध किया था, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है? अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 में यह बात लिखी हुई है। फिर से वही प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो आर्टिकल 17, और ये यूपी आरओ में भी पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? शिक्षा से है, अस्पृश्यता उन्मूलन से, स्वास्थ्य से, या खाद्य सुरक्षा से? सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन से है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित है, आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 17 में यही स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्पेशली है कि इनके साथ किसी भी तरीके की अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा अगर कोई भेदभाव किया था तो उसको कानूनन अपराध घोषित किया गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो अगर हम देखें अस्पृश्यता के विरुद्ध तो यह आपका मिलेगा समता के अधिकार, क्योंकि इसी में जो है कि आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 और 18, तो ये जो चारों आर्टिकल हैं पाँचों, ये इसी के अंतर्गत आते हैं और ये IAS प्री 2020 का प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षा की उन्नति के द्वारा, क्योंकि अगर लोगों को एजुकेट करोगे तो वो अपने हमसाथी या अपने दोस्तों जो SC ST के भी अगर होंगे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और जन जागरण के द्वारा भी, लेकिन नौकरियों में प्रवेश दिलाकर आप इन तरीके से नहीं कर पाएंगे। नौकरियों में प्रवेश भले दिला देंगे, लेकिन आज भी बहुत बड़े स्तरों पर देखेंगे कि अभी भी छुआछूत की समस्या लगातार आए दिन अखबारों में हमें देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को आप 1, 2, 3 इन 3 ऑप्शन को अगर हम ज़्यादा अवेयर करेंगे, ज़्यादा अपडेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो गया, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ये धार्मिक स्वीकृति है या सामाजिक कुरीति है? धर्म की किसी भी पुस्तक में शूद्रों को या अछूतों के साथ ऐसा गलत व्यवहार करने की बात नहीं की गई है, बल्कि ये तो समाज की एक गंदी मानसिकता को दिखाता है कि कोई
लोग जो है, कुछ लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो धर्म, किसी के धर्म में भी नहीं लिखा हुआ इस तरीके की चीज़ें। अगर ऐसा होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार करते, ना ही वो हिंदू धर्म के उत्थान की बात करते। मतलब देखेंगे आप कि किसी भी धर्म में इस प्रकार की बात नहीं गई। तो ये धार्मिक स्वीकृति तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर इसीलिए देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन जो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत है, ये धार्मिक स्वीकृति नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो देखिए, जो इसमें अगर आप देखोगे लिख रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। अब यहाँ पर तो इन्होंने स्टार बना दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि 14, 15, 16 ये तीनों ही समानता के अधिकार में आता है, जबकि ये स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो ये डी वाला ऑप्शन इस करेक्ट हो जाना चाहिए था। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए था। ओके, अब जैसे यहाँ पे दो लॉजिक लगाए गए हैं, अनुच्छेदों में 19 जो है कि अन्य से भिन्न वर्ग में आता है, यह स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जबकि अन्य तीनों 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए अवेलेबल होते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए, जबकि 14 जो है कि सभी के लिए, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो चाहे भारतीय नागरिक हो। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो 14 भी अलग हो सकता है, 19 भी, इसीलिए यहाँ पर स्टार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो होते हैं वो 19 से 22 तक होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 आता है, फिर 20 आता है, फिर 21 आता है और फिर 22 आता है। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2016 का ये प्रश्न है। आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल 19 में कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस में संबंधित है? आर्टिकल 19(1)(a) में। अगर आप इसके और आगे लगाओगे, आर्टिकल 19(1)(a) में ही यह बात लिखी हुई है, प्रेस की स्वतंत्रता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेखित तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 19(1)(a) या क में अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है कि न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया कि यह भी इसमें शामिल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19, और 19 में भी कौन सा 1A, ये इसमें शामिल होता है। आर्टिकल 41 है। क्वेश्चन नंबर, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता, लेकिन यह फिर भी आज़ादी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो आर्टिकल 19(1)(a) में दी गई, लेकिन संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखा गया था सब। अगला प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दी गई है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से यह उपबंधित की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत या किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार भी है। तो आर्टिकल बी, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही ये जो है कि अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर जो है कि झंडे को फहरा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना है, और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। और आपसे पूछा गया कि कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता, तो ए ऑप्शन नहीं आएगा कि आप किसी भी अफसर का जो कर्तव्य नहीं निभाते तो उनका आप घेराव नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें जो कहा गया है बिना हथियारों के, तो इसमें बी सी डी ये ऑप्शन आपके यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण जो है कि नागरिक के विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ से तो आप यह कह सकते हैं कि क्या हमारे जो मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष हैं या जो है कि सापेक्ष हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दोस्तों सापेक्ष हैं, क्योंकि सापेक्ष का मतलब हो गया कि आवश्यकता पड़ने पर हम इस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, जबकि जो यूएसए में दिए गए हैं यानी अमेरिका में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो पूरी तरीके से निरपेक्ष हैं, यानी उस पर किसी भी प्रकार का हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो भारत में तो सापेक्ष है, लेकिन कुछ आधार पे हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। देखिए, भारत की संप्रभुता अगर खंडित हो रही है तो आपकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत के टुकड़े हो जाएं या भारत का झंडा जो है कि मुर्दाबाद, इस तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। लोक व्यवस्था, अगर आपके भाषण से या आपकी अभिव्यक्ति से कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्प्यूट होता है, दंगे फसाद होते हैं, तो भी आपको नज़रबंद कर लिया जाएगा। अगर आप न्यायपालिका का अपमान करते हैं, उसके आदेशों के खिलाफ जो है कि
कुछ टिप्पणी करते हैं या आप उसके जज के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं अवमानना, तो भी आपकी प्रतिबंध कर दिया जाएगा, लेकिन अवांछनीय आलोचना ये नहीं हो सकता। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। देखिए लोकतंत्र की सबसे बहुत ही प्यारी विशेषता है कि आपको सरकार की आलोचना करने का, समाज की आलोचना करने का एक अधिकार मिलता है। जो गलत काम होते हैं उनकी आलोचना करिए, लेकिन सही कामों के लिए आप जो है कि उसको एप्रिशिएट करिए, प्रशंसा कीजिए, तो इस आधार पर आपकी अभिव्यक्ति पे जो है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लग सकता। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 46, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है कि इसी से संबंधित है। देखते हैं हम इसमें कि अनुच्छेद 21 में कहा गया कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब यही जो बात लिखी है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसी पर आगे चल के जो है कि मेनका गांधी जब केस आता है 1978 में, तो उसमें यह भी कह दिया जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे जब संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया था? देखिए आ भी गया यहाँ पे। विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब ही है कि उचित प्रक्रिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि आदेश दिया था। तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया जिस अर्थ में अमेरिका में सम्यक विधि प्रक्रिया की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21, और यहीं पे ये मेनका गांधी केस आएगा। आइए इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो 78 में यह केस आया था, मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि आर्टिकल 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी और कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश का भ्रमण भी शामिल होता है। तो इसलिए यह इसमें भी आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। देखिए ये तो दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, और आवास का अधिकार अगर मौलिक अधिकार होता तो शायद जो है कि सरकार अपनी नीतियों में बहुत सारी योजनाएं लेके आती। तो मैं तो कहूँगा कि एक तो गलत है। अच्छा, समान कार्य के लिए समान वेतन को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये दिया हुआ तो DPSP में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 14, 15 और 16 को मिला के पढ़ती है तो ये भी इसमें दिखता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए तीनों ही दे रहा है, 1, 2, 3, ये तीनों ही ऑप्शन सही बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार आर्टिकल 19(1)D को अनुच्छेद 21 किस से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो देखिए जब आप 19(1)D और आर्टिकल 21 को जब एक साथ मिला के प्राप्त करेंगे तो कौन सा अधिकार मिलेगा आपको? एकांतता का अधिकार, यानी कि सॉलिटरी का अधिकार, यानी कि आपको एकांत में रहने का भी अधिकार है। यहाँ आप देख लेते हैं कि जो ये देखेंगे अगर आप स्पष्ट रूप से, अगर आप देखेंगे मूल अधिकारों के ऊपर जो बहुत सारे ये डिटेल्स आए हुए हैं, तो आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। अच्छा ये भी देख लीजिए कि जस्टिस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में ही 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जो 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थी उसने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। और भी ऐसे अधिकार हैं जिसे हम 21 के अंतर्गत मानेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना, जैसे अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण यानी स्पीडी जस्टिस, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार। अगर आपको किसी व्यक्ति को फांसी देनी है तो आप उसे दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना से भी जूझेगा कि आज फांसी होगी, कल फांसी होगी, परसों फांसी होगी, तो इसमें भी विलंब नहीं कर सकते। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य अगर शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता मिलनी चाहिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, और भी ऐसे कई सारे अधिकार जो है कि आर्टिकल 21 में शामिल किए गए समय समय पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो आर्टिकल 14 एवं संवैधानिक संशोधन 42वें के अधीन नहीं, आर्टिकल 17 ऑफ भाग 4 के अंतर्गत दिए गए DPSP यह भी नहीं, क्योंकि ये तो आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता दी गई है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में ही जो है कि निजता के अधिकार को शामिल किया गया पुट्टा स्वामीवाद में। और 2017 में
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित किया गया, आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। और ये IAS प्री 2021 का प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह प्रश्न बहुत बार आता है जो है कि, और इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल 19 लगाते हैं, जबकि ये गलत है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, आर्टिकल 21, क्योंकि अपने जीवन साथी का चयन करना आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, बिल्कुल आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, यह भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, यह भी आता है। मृत्युदंड, डी नहीं आता है। डी जो है कि मृत्युदंड, कभी भी स्वयं को फांसी लगाना या इस तरीके के जो काम होते हैं, ये मूल अधिकार में नहीं आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 55। निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 21 और 22। आर्टिकल 21 आता है और 20 आता है, सॉरी दोस्तों, जो है कि गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों को जो है कि समाप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए किसमें मिलता है, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, ये तो आर्टिकल 19 में है और ये तो प्रतिबंधित हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ये आर्टिकल 20 में, ये भी बना रहता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में, ये भी कट जाता है। वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी 19 में आता है और ये भी कैंसिल हो जाता है। तो आर्टिकल बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है, जिसको कभी भी बैन नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, किसी भी स्थिति में इसका निलंबन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय में के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? आप देखोगे आर्टिकल 21A में जो है कि राइट टू एजुकेशन को शामिल कर दिया गया और ये MPPCS 2019 का प्रश्न है। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, इस ऑप्शन में जो है कि ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में शामिल किया गया है, मूल अधिकार है या सांविधिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 21A में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए जो है कि मूल अधिकार जो है कि माना गया है शिक्षा का अधिकार। ओके, और इसको शामिल किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया और इसे भाग 3 में एक नया अधिकार जोड़ा गया 21A या 21 का, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जैसे प्राइमरी एजुकेशन। वहीं DPSP के आर्टिकल 45 में कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक की मतलब हो गया 0 से 6 वर्ष की आयु के पूर्ण करने पर तो तब सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न भी करेगा। और इसी के बाद एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया और संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से इसे प्रभावी कर दिया गया और शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 58। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भाई कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया था, यह प्रभावी हुआ था इस समय से। 59 में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है कि मानव अधिकार होने के साथ साथ एक मौलिक अधिकार भी है। प्रश्न संख्या 60 है आपकी, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मानव समाज का एक निर्माण कर रहे हैं, लोकतांत्रिक समाज का, तो वहाँ आपको ये विकास के अधिकार के रूप में चाहिए कि भाई व्यक्ति को शिक्षा नहीं दोगे तो कैसे डेवलप करेगा, अपना कैसे विकास करेगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि ये दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 61। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? शोषण के विरुद्ध, तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध करना, बिल्कुल सही। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये शोषण के विरुद्ध नहीं आता है, ये जनरली समानता में आता है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यह भी नहीं आता है। कारखानों और खदानों जो है कि बच्चों के नियोजन का निषेध, यह भी सही है। तो आर्टिकल देखिए ये 23 हो गया और ये हो जाएगा 24। तो ये 2 आर्टिकल हैं, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट कि 1 और 4 ये आते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अगला प्रश्न 62।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो बच्चों का जो शोषण होता है वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है और ये 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक जो है कि बहुत ही बार। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है कि संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता और किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। और इसीलिए 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो सामान्यतः कहाँ मिलेंगे? आपको विद्यालयों में मिलेंगे, क्योंकि वो इनका मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों ये तो थे आपके मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ, और अभी भी लगभग इस पर 70 से 80 प्रश्न बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जल्दी ही जैसे ही 3 से 4 दिन में लाइव सेशन लेके आऊँगा आपको UP PCS प्री निकालने की स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप उसको मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।